गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है दो बेलों की कथा और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। हमने मुंशी प्रेमचंद जी का अध्ययन कर लिया था। मैंने आपको उसमें से महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। आशा है आप सभी लोगों ने उनको फेयर नोटबुक में कर लिया होगा। और अपना जो मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय है वो भी हमें फेयर नोटबुक में अलग से करना है, क्योंकि अब जो 9th क्लास में है वो रचनाकार में से लेखक और कवि का परिचय है वो पूछा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो परिचय है वो भी आपको फेयर नोटबुक में करना है। अब हम जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहाँ से आगे से पढ़ते हैं। पेज नंबर है अपना 6। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई की ससुराल भेज दिया। संयोग की बात है, झूरी ने क्या किया, एक बार गोई किसे कहते हैं, जोड़ी को, यानी हीरा और मोती थे जो वो दोनों क्या थे, एक जोड़ी थे। तो उनको क्या किया, अपने ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। उन बेलों को तो नहीं पता था कि उनको क्यों भेजा जा रहा है। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। उन्होंने ये समझा कि मालिक ने हमें क्या कर दिया, बेच दिया है। कौन था उनका मालिक? झूरी। झूरी था। उसने अपने जो दोनों बैल थे, दोनों बैलों की जोड़ी थी, उनको क्या कर दिया, ससुराल भेज दिया। तो उन्होंने, वो जानवर ही तो थे, तो उन्होंने सोचा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने के दांतों पसीना आ गया। लेकिन उन्हें अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा ये तो कौन जान सकता है, लेकिन जो झूरी के साले थे उनको साले को घर तक गोई ले जाने के दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीने से मतलब क्या है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और वे जिद्दी हो गए और वहां जाने के लिए तत्पर नहीं थे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगियां पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। वह क्या करता, जब वह गया उनको लेके जा रहा था अपने घर, तो वह जब पीछे से हाँकता तो वो क्या करते, दाएं बाएं भाग जाते। और पगिया पकड़ लेता, आगे से खींचता तो वह दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। और मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। और जब उन्हें मारता आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें रास्ता था वो तय करना था, तो वो दोनों हुकारते, यानी उसकी तरफ हुकार करते मारने के लिए। ऐसे लगता था कि वो मारेंगे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। लेखक मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि अगर ईश्वर ने उन दोनों को इन दोनों को हीरा और मोती को वाणी दी होती तो वो ये जरूर पूछते अपने मालिक से, झूरी से, कि तुम हम गरीबों पर को घर से क्यों निकाल रहे हो, हमें क्यों दूसरी जगह भेज रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, कि हमने तो तुम्हारी बहुत सेवा करी है और उसमें कोई कसर भी नहीं उठा रखी है। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले ले, कि अगर आपको इतनी मेहनत से काम नहीं चल रहा था तो हमसे और मेहनत करवा लेते, लेकिन हमें घर से ऐसे तो नहीं निकालते। ये कैसे कर रहे थे, वो अपने मन ही मन में विचार कर रहे थे। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी यानी करना, नौकरी करना, कि हमें तो तुम्हारी नौकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वैसे झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। वो मन ही मन में आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं कि तुमने जो हमें खिलाया था वो हमने कबूल करके खा लिया। तुमने जो हमें चारे दाना दिया था वो भी हमने खा लिया, उसकी भी कोई शिकायत नहीं करी। और फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। किसके, वो ऐसे जब झूरी ने जब उनको अपने ससुराल भेज दिया था तो उन्हें ऐसा लगा कि वह उन्हें बेच दिए गए। तो वो आपस में ही विचार विनिमय कर रहे हैं कि तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे
कि दोनों अगर ईश्वर ने वाणी दी होती यहाँ से लेके और यहाँ तक बेच दिया, यहाँ तक आप लोग कोष्टक में लगा लेंगे। आगे पढ़ते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। संध्या के समय यानी शाम जब हो गई तो वो गया था, वो उनको अपने घर ले गया। तो उनके लिए तो हीरा और मोती के लिए तो नया स्थान हो ही गया वो, तो वो अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, यानी चले थे वो सुबह, तब से वो क्या थे, भूखे थे। लेकिन जब नान में लगाया गया तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। कि जब वो हीरा और मोती सुबह से भूखे थे और जब वह अपने नए स्थान पर पहुंचते हैं तो जब वो नांद में, नांद क्या होता है, जब जब पशुओं को जो चारा डालने के लिए जो जगह बनाई जाती है ना, उसे नांद कहते हैं। तो उनमें जब नांद में उन्हें चारा डाला गया तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उनका दिल भारी हो रहा था। जैसे जैसे मनुष्य का मन होता है, वो वैसे ही उनका क्या था, अपने मालिक से बहुत प्रेम था, यानी झूरी से उन्हें बहुत लगाव था। और जब उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उनका मन भारी हो रहा था। वो हालांकि सुबह से भूखे थे, लेकिन उन्हें उनका मन है वो कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। क्यों नहीं करा था? जिन्होंने वो मन ही मन में ऐसे सोच रहे हैं कि जिन्होंने हमने घर का समझ रहा था, अब वह आज हमसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। बेगाने से मतलब पराये से लगते, कि नया गांव में पहुंच गए थे, नए घर में पहुंच गए थे और नए आंगन में पहुंच गए थे। तो ये सब उनके लिए ये चीजें क्या थी, नई थी, और उन्हें ये सब है वो बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। पगे क्या होते हैं? जो पशु के बांधने की जो रस्सी होती है ना, उसे कहते हैं पगे। तो वो कह रहे हैं कि जब वे दोनों क्या करते, मूक भाषा में सलाह की उन्होंने, आपस में ही मूक भाषा यानी बिना बोले हुए मूक भाषा में उन्होंने दोनों सलाह की। और जब गांव में सोता पड़ गया, यानी जब गांव सूना हो गया, तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने जोर मारा और उनके जो बांधने की रस्सी थी उनको तुड़ा लिया और अपने घर की तरफ भागे, जहां पर झूरी रहता था, जहां उनका रहने का स्थान था, वहां की तरफ भागे। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। वो पगे थे जो रस्सी बांधने, पशु को बांधने की जो रस्सी होती है ना, वो रस्सी थी, वो इतनी मजबूत थी कि ये कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि कोई है वो इन्हें तोड़ सकेगा क्या। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई, पर ऐसा लगता था कि इस समय उनमें जितनी शक्ति होनी चाहिए से उससे दुगनी शक्ति है वो उनमें आ गई थी। एक एक झट्टियों में रस्सियां टूट गई, एक एक झटके में ही रस्सियां थी वो टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। कि झूरी जब सुबह उठा तो क्या देखता है कि दोनों जो बैल थे वो जहां पर उनके रहने का स्थान था वहां पर वो खड़े हुए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। दोनों वो तो क्या देखता है कि दोनों के गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहे हैं। जो रस्सियां बंधी हुई थी वो जब तोड़ के वो वहां से आए तो वो आधी तो टूट गई, आधी उनके गले में रह गई। तो वो लटक रही है और उनके घुटने हैं वो पांव, घुटने तक जो पांव है वो कीचड़ में हो रहे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी उनको विद्रोह भी हो रहा है कि आपने हमें क्यों भेज दिया, दूसरी जगह क्यों भेजा। इस तरह का विद्रोह का स्वर भी है, लेकिन साथ साथ में उनको स्नेह भी है। अब अपना यह प्रश्न भी बनता है कि झूरी जब प्रातःकाल सोकर उठता है तो क्या देखता है। तब यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग। झूरी प्रातः सोकर उठता है तो देखा कि दोनों बैल है वो
चरनी पर खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने हैं वो पांव से कीचड़ से भरे हैं। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी ने जब उन बेलों को देखा तो उसका मन में है वो भी भराया था, क्योंकि उसका मन भी उनमें रमा था। वो भी उनसे बहुत स्नेह करता था। जब उनको देखा कि दोनों चरनी पर खड़े हैं तो उसका मन भी गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। तो उन्होंने जब देखा कि दोनों बैल आ गए हैं तो वह उनके दौड़कर उसे गले लगा लेता है। और इस तरह का दृश्य है वो बड़ा ही मनोहारी था। मनोहर यानी मन को हरने वाला, मन को प्रभावित करने वाला था। अपना छोटा प्रश्न 1 नंबर का ये भी बन रहा है कि जब झूरी ने उन बैलों को देखा तो क्या किया, कि झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, गले लगा लिया तक। फिर आगे पढ़ते हैं। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। जब गांव के लोगों ने, गांव के लड़के ने जब देखा कि वो दोनों बैल थे वो वापस आ गए हैं तो वो वहां पर इकट्ठे हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। क्योंकि गांव के इतिहास में यानी आज तक उनके गांव में ऐसा नहीं हुआ था। ये उनके लिए बहुत ही अभूतपूर्व घटना थी कि इस तरीके से बैल को भेज दिया गया और वे फिर वहां से रस्सी तुड़ाकर वहां से वापस आ गए। तो फिर बाल सभा ने यानी उन जो लड़के जमा हो गए थे, जो बालक इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने निश्चय किया कि इन दोनों पशुवीर यानी ये इतने वीर है कि जहां पर इनको भेजा गया था वहां से ये वापस आ गए, तो इन दोनों को पशुवीरों को उनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र यानी हम किसी को जब कोई भी कोई अच्छा कार्य करता है, कोई बढ़िया कार्य करता है, कोई किसी को सफलता मिलती है, तब हम उसको अभिनंदन पत्र देके उसका स्वागत करते हैं। वैसे ही उन दोनों पशुवीरों का उन लड़कों ने निश्चय किया कि इनका अभिनंदन करेंगे। तो उन अभिनंदन करने के लिए क्या करते हैं, कोई अपने घर से रोटियां लाता है, कोई गुड़ लाता है और कोई चोकर लाता है और कोई भूसी लाता है। अब यहाँ से भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग कि गांव के लड़कों ने उनका अभिनंदन कैसे किया, उन दोनों बैलों का अभिनंदन कैसे किया। तो घर और गांव के लड़के हैं वो जमा हो गए और तालियां बजाकर उन दोनों का अभिनंदन करने लगे, स्वागत करने लगे। ये भी अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। उनमें जो बालक थे, जो बच्चे थे, उसमें से एक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। दूसरा एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे, जिस जो मालिक ने उन्हें भेज दिया और वो वापस आ गए। तो दूसरे ने क्या कहता है कि हाँ देखो, इतनी दूर से वो अकेले आ गए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे इस जन्म के आदमी है। तीसरा क्या कहता है, जब बाल चर्चा होती है, आप लोग भी आपस में अपनी चर्चा करते हो तो एक दूसरे ही अपनी बात को रखते हैं, वैसे ही वो चर्चा कर रहे हैं कि ये बैल नहीं है, ये इस जन्म के आदमी हैं। कि ऐसे मानो कि ये आदमी है और उन्हें झूरी से इतना स्नेह हो गया है कि ये वहां से लौटकर आ गए हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। इसका प्रतिवाद करने का यानी विरोध करने का किसी का साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जब झूरी की जो स्त्री थी यानी उसकी जो पत्नी थी, जब उसने देखा कि दोनों बैल है वो लौटकर आ गए हैं तो वह जल उठी। क्यों जल उठी? क्योंकि उसने कहाँ पर भेजा था उन दोनों को? अपने पीहर भेजा था, अपने गया के पास भेजा था। क्योंकि वो उसका तो ससुराल हो गया ना, झूरी का ससुराल हो गया और उसकी पत्नी का पियर हो गया। तो उन दोनों को उसने कहाँ पर भेजा था? उसकी स्त्री ने अपने पियर भेजा था। और जब सुबह वो देखती है कि वो दोनों अपने स्थान पे खड़े हैं तो वह चिढ़ सी जाती है और जल सी जाती है।
बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ने किया भाग खड़े हुए। फिर बोली, कैसे नमक हराम है, सॉरी नमक हराम है, बैल हैं, एक दिन भी काम नहीं किया भाग खड़े हुए, कि वहां पर एक दिन भी काम नहीं किया और यहाँ पर भाग खड़े हुए हैं। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? झूरी था, जब उसने ये आक्षेप लगाया कि दोनों बैल है वो नमक हराम है, तो वो ये बात सुनने का उसने कहा कि नमक हराम कहाँ है, उनको दाना चारा दाना पानी नहीं दिया होगा, इसलिए ये यहाँ पर आ गए होंगे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। स्त्री ने रोब से कहा, वो इस बात से चिढ़ सी गई और कहा कि बस तुम्हें ही पता है कि इनको केवल चारा दाना देना है, और तो दूसरे तो बेचारे पानी ही पिलाते होंगे। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? झूरी है, वो भी उसको और ज्यादा, उसे भी चिढ़ाने में मजा आ रहा था, तो वो भी उसको कहती है कि अगर उनको चारा मिलता तो ये भागते क्या, वहीं पर रह जाते, लेकिन बेचारों को चारा दाना पानी दिया ही नहीं। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धू की तरह बेलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। इस बात से उसकी स्त्री थी, जो झूरी की जो पत्नी थी, वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि तो ये इसलिए भागे हैं कि तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, कि तुम जैसे बैल को सहलाते हो वैसे सहलाते नहीं है, वो तो खिलाते भी हैं और काम भी लेते हैं। और ये दोनों क्या है? कामचोर हैं, जो केवल खाते हैं और काम नहीं करते। और तभी यहाँ भाग निकले। अब देखूं मैं इन्हें कहाँ से खली और चोकर मिलता है, कि अब मैं देखूंगी कि यहाँ उन्हें कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब खाली सूखे भूसे के सिवाय इन्हें कुछ भी नहीं दूंगी। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। जो उसकी पत्नी चाहती थी वही हुआ। उसने जहाँ काम करने वाला था उसको ये आदेश दे दिया कि इन दोनों बैलों को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है, केवल क्या देना है? सूखा भूसा देना है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। बैलों ने जब नाद में मुंह डाला तो वो क्या करते हैं कि उनको वह जो भूसा था, सूखा भूसा था, वो खाने में अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि एकदम वह फीका फीका सा था, ना कोई उनमें चिकनाहट थी ना कोई रस था। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें रस स्वाद तो आना चाहिए ना, वो वैसे ही एकदम खाना खाने लायक नहीं था, सूखा भूसा था वो। तो उन्होंने कभी खाया नहीं था, इसलिए उनमें उनमें को उन्हें उनमें कोई स्वाद नहीं आया। और वे आशा भरी, यानी वहां द्वार की तरफ देखने लगे, जैसे एक आशा रहती है किसी से हम, तो वो द्वार की ओर देखने लगे कि झूरी आएगा और हमें चारा दाना पानी है वो डालेगा। वो इस आशा में द्वार की ओर देखने लगे। मालकिन मुझे मार डालेगी। झूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? फिर झूरी है, वो जो काम करने वाला था मंजूर, उससे कहता है कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? तो वो कहता है, मालकिन मुझे मार डालेगी। वो डरता हुआ कहता है कि मैं तो नहीं डालूंगा, मालकिन ने मुझे आदेश दिया है कि इनको केवल सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं डालना, और मैं जब इनको डाल दूंगा थोड़ी खली तो वो मेरे को मार डालेगी। चुराकर डाला, तो वो उसको आइडिया देते हैं, झूरी आइडिया देता है मंजूर को कि तू उसको थोड़ा सा चुरा ले, और चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं को किसी कहोगे। वो कहते हैं कि ना दादा, मैं तो ऐसा काम नहीं कहूंगा, पीछे से तुम भी इनकी जैसे ही करोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, जो झूरी का साला था फिर उनको लेने के लिए आ गया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने क्या किया कि दोनों को गाड़ी में जोत लिया, यानी बैलों को जोतने के लिए जो पीछे गाड़ी लगाई जाती है ना, वो उन्होंने उस गाड़ी में उन दोनों को जोत लिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। दो चार बार मोती ने जो हीरा मोती थे ना, तो मोती ने क्या किया, उस वो जो गाड़ी ले जा रहे थे, गाड़ी में जोत कर उनको ले जा रहे थे,
तो उसने गाड़ी को सड़क में गिराना चाहा, लेकिन जो हीरा है उसने संभाल लिया, क्योंकि वह ज्यादा सहनशील था। अब अपना प्रश्न ये भी बन रहा है कि ज्यादा सहनशील कौन था? तो हीरा था सहनशील। ज्यादा सहनशील कौन था? हीरा। हीरा। हाँ, हीरा था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। संध्या समय पर फिर संध्या हो गई उन बैलों को, जब वो जोत कर ले जा रहा था गाड़ी में, तब क्या हुआ कि वह जब घर पे पहुंचा तो शाम हो गई थी, और वहां पहुंचकर उसने क्या किया कि दोनों को और भी मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। यानी कल जो वो भागकर चले गए थे उसका मजा चरा खाने से मतलब है उनको मारा, और फिर वही सूखा भूसा उन्हें खाने के लिए दिया। अपने दोनों बैलों की खली चूनी सब कुछ दी, और उसके पास जो बैल थे उनको उन्होंने खली भी दी और चूनी भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उनको केवल सूखा भूसा खाने को दिया। क्यों दिया था? क्योंकि वो दोनों भाग गए थे। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। यानी वो जितने बड़े हो गए थे तब तक झूरी ने उनका ऐसा अपमान कभी भी नहीं किया था। उन्हें फूल की छड़ी से भी न छुआ था। यानी जैसे फूल है वो हल्का होता है, कोमल होता है, वैसे ही झूरी ने न कभी उनकी फूल की झड़ी से भी कभी उन्हें छुआ भी नहीं था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार यानी जब किसी को हम चलाने के लिए टिटकारते हैं ना जानवरों को, तो वैसे ही वो जब टिटकारने लगता झूरी तो वो दोनों उड़ने लगते, यानी दोनों तेज चलने लगते। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। वहां पर उन्हें क्या हुआ? भाग जाने के एवज में उन्हें क्या मिला था? मार पड़ी थी। तो उनको ये सम्मान भी हुआ था, उनके मन को ठेस भी लगी थी, और उसके ऊपर उन्हें क्या मिला खाने के लिए? सूखा भूसा। नान की तरफ आंख तक न उठाई, लेकिन वो सूखा भूसा खाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने नान की तरफ अपना मुंह भी आंख तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल से में जोता। दूसरे दिन क्या किया? गया ने उन बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम ही खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब वह निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मुत्ती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अब वो क्या कर रहे थे कि दूसरे दिन क्या किया? बैलों को हल में जोत लिया कि भाई आगे का अब खेतों में काम करेंगे। लेकिन जैसे उन दोनों ने ऐसा ठान लिया कि हमें तो पांव उठाना ही नहीं है, जैसे अंगद ने नहीं उठाया था ना रावण के दरबार में अपने पांव को, वैसे ही उन दोनों ने क्या किया? अपने पांव को इतना वहां पर जमा लिया कि वो उनको मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने पांव है वो नहीं उठाए। फिर एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, फिर उस निर्दयी कौन गया था? गया। गया ने क्या किया? जो उसको गुस्सा आ गया कि जब उस दोनों ने पांव ही नहीं उठाए, उनको इतनी मार पड़ गई फिर भी दोनों ने पांव नहीं उठाए, तो उसको क्या हुआ? उस निर्दयी को, निर्दयी यानी जिसे दया नहीं हो, उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे। तो मोती हीरा को जब मार पड़ी तो मोती का गुस्सा आ गया, और उसको गुस्सा पे काबू रखना बाहर हो गया। फिर वह हल लेकर भाग गया, जो हल से जोता हुआ था वह लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट के बराबर, यानी वो भागा ना इतनी तेजी से, तो जब सारा सामान था वो टूट गया, और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न आती दोनों पकड़ाई में आ जाते। अब गले में बड़ी बड़ी रस्सियां पड़ी हुई थी, इसलिए दोनों है वो पकड़ाई में आ गए। अगर रस्सियां नहीं होती तो वो पकड़ाई में नहीं आती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने क्या मूक भाषा में, मूक भाषा यानी मन ही मन में जो विचार विनिमय कर लेते हैं बिना बोले हुए, तो उन्होंने मूक भाषा में विचार किया कि भागना है वो व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी,
मोती ने क्या उत्तर दिया कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। वो आपस में विचार विनिमय करते हैं कि अब है तो मार पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं है। तो वो कहता है कि अब बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी ही पड़ेगी। फिर वो देखते हैं कि गया के दो आदमी हैं, वो लाठी लेकर आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो लाठी लेकर आए हैं उन्हें मजा चखा दूं। तो वो कह रहा है कि मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, ये हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। तो वह कहता है कि हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। जो हीरा जब उसे कहता है कि नहीं, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है, तब मोती है वो उसका दिल ऐंठ कर रह जाता है, मन महसूस कर रह जाता है। और गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। फिर गया है वो वहां तक आ जाता है और उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। वो जब दोनों देखते हैं कि गया है उनको लेने के लिए आता है और उसके साथ में दो आदमी और आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दोनों को पकड़ करके ले चलते हैं। मारपीट नहीं करते उनसे, क्योंकि अगर वो मारपीट करते तो वो क्या करते, मोती था वो पलट जाता, उसको गुस्सा ज्यादा आ रहा था। तो उस उन दोनों बैलों के उसके तेवर देखकर, मोती के तेवर देखकर ही दोनों समझ गए कि इस वक्त मारना ठीक नहीं है। इस बात को वो इसलिए उस बात को वो मारने की बात को वो टाल गई। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। आज फिर दूसरा दिन क्या हुआ, फिर वही उनके सामने सूखा भूसा आया। दोनों तो चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। घर के लोग है वो भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली। उस वक्त एक छोटी सी लड़की थी जो कि दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई, और दोनों के मुंह में एक एक रोटी है वो देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उस एक रोटी से इनको इतने बड़े शरीर को क्या फायदा होता, उनकी भूख तो क्या शांत होती, लेकिन उनके ऐसा लगा कि उनके हृदय को भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भेड़ों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। और उन्हें यहाँ लगा कि यहाँ पर भी किसी सज्जन का वास है, यानी जो पशुओं का ध्यान रखता है कि ये भूखे हैं, ऐसा सोचकर वह ऐसे सोचे कि यहाँ पर भी किसी सज्जन का वास है। वह लड़की कौन थी? भेड़ों की थी, जिसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। और उसकी क्या थी, लड़की किसकी थी? भेड़ों की थी। और उसकी भी थी, वो माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ थी, उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। इन बैलों से अब अपना प्रश्न यह बन रहा है कि उस लड़की से, बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी? क्योंकि लड़की की माँ थी वो मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। क्योंकि वो भी थे, हीरा और मोती थे, वो भी क्या थे, एक सौतेले की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा था। और वह इस दर्द को, इस दुख को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि उसकी जो असली माँ थी, वह थी, वो उसकी मृत्यु हो चुकी, और जो सौतेली माँ थी उसे मारती थी, तो वह इस दर्द को भली भांति समझती थी। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, लड़की भेड़ों की थी यहाँ से, और आत्मीयता हो गई, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग।